हेलो फ्रेंड्स, मैं कविता गोयल आप सभी का जीके क्लासेस में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज करेंगे हम ज्योग्राफी के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, भारत में पश्चिमी तट के उत्तरी भाग को क्या कहते हैं? उत्तरी सरकार, कोंकण तट, कोरोमंडल तट या फिर मालाबार तट। तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि जो ये वाला हिस्सा है जिसे कहते हैं भारत का पश्चिमी तट, और ये कहाँ से कहाँ तक है? यहाँ आता है हमारा गुजरात और यहाँ आता है हमारा केरला। तो गुजरात से लेकर केरल के तट को हम क्या कहते हैं? पश्चिमी तट कहा जाता है। इस पश्चिमी तट को भी अलग नाम से जानते हैं। तो कह रहा है कि क्वेश्चन पूछ रहा है कि अभी पश्चिमी तट है, इसके उत्तरी भाग को, उत्तरी भाग का मतलब ये है कि जो ये तट है गुजरात से लेकर केरल तक, इस तट को हमारी जो 16 डिग्री अक्षांश है, कितनी डिग्री? 16 डिग्री अक्षांश है, जो कि यहाँ पे पड़ता है हमारा गोवा, कि जो कि गोवा से गुजरती है और इसको दो बराबर भागों में बांटती है। ऐसे दो बराबर भागों में बांटती है। कौन से तट को? पश्चिमी तट को। कितने डिग्री अक्षांश बांटती है? 16 डिग्री अक्षांश। और कहाँ से गुजरती है? गोवा से। ये इसको दो भागों में बांटती है, तो इसको कहा जाता है उत्तरी भाग और इसको कहा जाता है दक्षिणी भाग। तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि इस उत्तरी भाग को, इस वाले उत्तरी भाग को, इस वाले उत्तरी भाग को क्या कहते हैं? किस नाम से जानते हैं? तो इसे कहते हैं क्या? कोंकण तट। और जो ये यहाँ से यहाँ तक है, गोवा से लेकर, यहाँ से लेकर और कन्याकुमारी तक, केरल तक, ये इसको कहते हैं मालाबार तट। क्या किसके नाम से जानते हैं? मालाबार तट के नाम से। तो क्वेश्चन आपका राइट आंसर होगा कोंकण तट। उत्तरी भाग को कोंकण तट कहते हैं और दक्षिणी भाग को क्या कहते हैं? मालाबार तट कहते हैं। वहीं आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि जो ये है पश्चिमी तट, इस पर कितने राज्य हैं? भारत के कितने राज्य अवस्थित है? तो यहाँ पर है 5 राज्य। सबसे पहले आ जाएगा आपका गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल। ये 5 राज्य जो हैं वो भारत के पश्चिमी तट से लगते हैं। किससे लगते हैं? पश्चिमी तट से लगते हैं। और यही सबसे लंबी जो तट सीमा है वो किस राज्य की है? गुजरात की है। क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि सबसे लंबी तट रेखा किस राज्य की है? गुजरात की है। तट रेखा कौन सी होती है? जो भी जमीन का हिस्सा पानी से लगता है उसे कहते हैं तटीय सीमा। तो तटीय सीमा किसकी सबसे ज़्यादा है? गुजरात की। तो पश्चिमी तट पर भारत के कितने राज्य हैं? 5 राज्य हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल। गुजरात से लेकर गोवा तक के भाग को क्या कहते हैं? कोंकण तट। और गोवा से लेकर यहाँ केरल तक के भाग को क्या कहा जाता है? मालाबार तट। कहीं कहीं क्वेश्चन अगर मोटे तौर पर ज़्यादा डीप में नहीं जाता तो पूछ लेगा कि मालाबार तट कौन से तट को कहा जाता है? तो पश्चिमी तट है, इसको मालाबार तट के नाम से जानते हैं। वहीं आपसे अगर अलग अलग पार्ट में पूछ लेगा तो इसमें उत्तरी भाग को कोंकण तट और दक्षिणी भाग को क्या कहते हैं? मालाबार तट कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन बी। भारत के पश्चिमी तट को किस नाम से जानते हैं? कोंकण तट के नाम से जानते हैं। और इसी पश्चिमी तट का दूसरा नाम है सह्याद्री। इसे सह्याद्री के नाम से भी क्या है? जानते हैं। इसकी ऊंचाई ज़्यादा है और वहीं इसकी कई बार ऊंचाई पूछ ली जाती है। तो अगर इसकी लंबाई की बात करें, गुजरात से लेकर केरल तक इसकी लंबाई है 1600 किलोमीटर। कितनी है? 1600 किलोमीटर। वहीं इसकी एवरेज ऊंचाई की बात करें तो कितनी है? 1200 मीटर क्या है इसकी एवरेज ऊंचाई है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, सियाचिन ग्लेशियर को किन देशों में विवाद है? ये सियाचिन जो ग्लेशियर है, आप फोटो में देख रहे हैं, ये क्या है? सियाचिन ग्लेशियर है जो कि पूरा बर्फ से ढका हुआ है। इसको लेकर किन 2 देशों के बीच में क्या है? विवाद है। तो इसको लेकर किस देश में विवाद है? भारत और पाकिस्तान के बीच। तो किस देश के साथ भारत का विवाद है? पाकिस्तान के बीच। वही हम बात करें कि सियाचिन जो ग्लेशियर है ये कहाँ पर है? तो हिमालय पर्वत की जो काराकोरम श्रेणी है, कौन सी? काराकोरम श्रेणी, उसमें क्या है? ये अवस्थित है। कौन सा? ये ग्लेशियर। ठीक है, ये कहाँ पर है? काराकोरम श्रेणी में ही है। और विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल भी है, सबसे ऊंचा युद्ध स्थल। कई बार क्वेश्चन में आया है
कि विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल कौन सा है। तो विश्व का सबसे ऊंचा जो युद्ध स्थल है वो कौन सा है, सियाचिन ग्लेशियर है। और इस सियाचिन ग्लेशियर में भी एक और ग्लेशियर है जिसका नाम है रिमो ग्लेशियर। क्या, रिमो। रिमो ग्लेशियर से एक सिंधु नदी की प्रमुख सहायक नदी है श्योक नदी। कौन सी, श्योक नदी है, यहीं से निकलती है। क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है कि जो सिंधु नदी की सबसे प्रमुख नदी है सहायक वो कौन सी है, तो श्योक नदी है। और वो कहाँ से निकलती है, रिमो ग्लेशियर से निकलती है। और रिमो ग्लेशियर कहाँ पर है, सियाचिन ग्लेशियर में ही कौन सा है, रिमो ग्लेशियर। ग्लेशियर को हिंदी में कहते हैं हिमनद। ठीक है, तो किन देशों के बीच विवाद है, पाकिस्तान के बीच विवाद है, पाकिस्तान और भारत के बीच इस ग्लेशियर को लेकर विवाद है। और सबसे ऊंचा युद्ध स्थल कौन सा है, सियाचिन ग्लेशियर है, जो कि कहाँ पर है, लद्दाख में हिमालय पर्वत की काराकोरम श्रेणी में है। कौन सी में, हिमालय पर्वत की जो काराकोरम श्रेणी है उसमें ग्लेशियर क्या है, स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में पूर्वी तट के दक्षिण भाग को क्या कहते हैं। तो भारत में जो पूर्वी तट है उसके दक्षिण भाग को क्या कहते हैं। अब देखो, हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि ये वाला कौन सा है, ये है भारत का पश्चिमी तट। अब यहाँ से लेकर जो यहाँ पर है तमिलनाडु, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाला जो तट है ये कौन सा है, ये है आपका पूर्वी तट। इसको कहते हैं भारत का पूर्वी तट। ये कहाँ से लेकर कहाँ तक फैला हुआ है, यहाँ पर है हमारा बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। तो ये बंगाल से लेकर कहाँ पर है, तमिलनाडु में है। इस तट के साथ भारत के 4 राज्य हैं। इस तट पर कौन से राज्य हैं, पूर्वी तट पर 4 राज्य हैं, बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। अब यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है, कैसे कि आपसे पूछेगा कि बताइए भारत के कितने राज्य तटीय सीमा है या तट से लगते हैं। तो कितने लगते हैं, देखो 4 तो लगते हैं पूर्वी तट से। कौन कौन से, अभी बताया है, बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। ये 4 राज्य तो किससे लग रहे हैं, पूर्वी तट से लग रहे हैं। यहाँ मैंने बताए थे अभी थोड़ी देर पहले कि 5 राज्य लगते हैं। कौन से, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, केरल और कर्नाटक। 5 ये और 4 ये, टोटल कितने हो गए, 9 राज्य हो गए। कितने हो गए, 9 राज्य हो गए। तो एक क्वेश्चन यहाँ से यही बनता है कि भारत के कितने राज्य हैं जो तटीय सीमा से लगते हैं। तो कितने हैं, टोटल 9 राज्य हैं। 5 पश्चिमी तट से लगते हैं और 4 पूर्वी तट से लगते हैं। सबसे लंबी तटीय सीमा किसकी है, गुजरात की है। और उसके बाद दूसरे नंबर पर किसकी आती है, आंध्र प्रदेश की आती है। ठीक है, अब ये हुई। दूसरी बात, आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि पूर्वी तट के दक्षिण भाग को क्या कहते हैं। तो दक्षिण भाग का मतलब ये यहाँ से लेकर यहाँ तक पूर्वी तट है। इसको 2 बराबर भागों में बांटेंगे तो ये वाला उत्तरी भाग हो जाएगा और ये वाला क्या होगा, दक्षिण भाग। तो पूर्वी तट के उत्तरी भाग को तो उत्तरी सरकार कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्तरी सरकार। और जो ये दक्षिण भाग है जिससे आपसे क्वेश्चन में पूछा गया, इसे कहते हैं कोरोमंडल तट। क्या कहते हैं, कोरोमंडल तट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा कोरोमंडल तट। कि भारत में पूर्वी तट के दक्षिण भाग को कोरोमंडल तट कहते हैं और उत्तरी भाग को क्या कहते हैं, उत्तरी सरकार कहते हैं, जो कि किस राज्यों से लगती है, पूर्वी तटीय सीमा बंगाल से लेकर तमिलनाडु तक। अब यहाँ से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि बहुत बार पूछा गया है कि लौटते मानसून से वर्षा किस तट पर होती है। तो लौटते मानसून से जो वर्षा होती है कोरोमंडल तट पर होती है। कौन से तट पर, कोरोमंडल तट पर। कोरोमंडल तट पर कितने राज्य आते हैं, 2, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। तो वहीं आपसे राज्य पूछ ले कि लौटते मानसून से किन राज्यों में वर्षा होती है। तो पहले नंबर पाएगा तमिलनाडु, क्योंकि सबसे ज्यादा वर्षा लौटते मानसून से कहाँ पर होती है, तमिलनाडु में होती है। और दूसरे नंबर पर कहाँ होती है, आंध्र प्रदेश में होती है। तो राज्य पूछेगा तो आंसर आएगा तमिलनाडु, या फिर तमिलनाडु ऑप्शन में ना मिले तो आंध्र प्रदेश, और दोनों मिलते हैं तो दोनों ही राइट आंसर होगा। वहीं आपसे तट पूछ ले कि लौटते मानसून से वर्षा किस तट पर होती है, तो ये आएगा आपका कोरोमंडल तट।
लौटता मानसून ना देकर पूछ लेगा कि नवंबर दिसंबर के महीने में जो वर्षा होती है वो किस तट पर होती है, तो आपका आंसर होगा कोरोमंडल तट। या फिर राज्य पूछेगा तो तमिलनाडु या फिर आंध्र प्रदेश, क्योंकि जब मानसून लौटता है तो नवंबर या फिर दिसंबर का महीना आ जाता है, क्योंकि 1 जुलाई को, जुलाई के फर्स्ट वीक में जो मानसून है वो केरल के तट पर पहुंचता है, और केरल की तट पर ऐसे घूमता हुआ जब ये वापस लौटता है तो यहाँ कोरोमंडल तट पर आता है, तो नवंबर और दिसंबर का महीना आ जाता है। तो लौटते मानसून से जो वर्षा होती है कोरोमंडल तट पर होती है। तो क्वेश्चन कितने बने कि कितने राज्य तटीय सीमा पर साझा करते हैं भारत के? 9 राज्य करते हैं, 5 राज्य पश्चिमी तट को और 4 राज्य पूर्वी तटीय सीमा बनाते हैं। वहीं आपसे पूछ ले लौटते मानसून से वर्षा कोरोमंडल तट पर होती है, और भारत के पूर्वी तट के दक्षिण भाग को कोरोमंडल तट कहते हैं, और उत्तरी भाग को क्या कहते हैं? उत्तरी सरकार कहते हैं। पूर्वी तट है जो वो भारत के किससे लगता है? बंगाल की खाड़ी से। यहाँ क्या है? बंगाल की खाड़ी है, नीचे बिल्कुल हिंद महासागर है, तो भारत का पूर्वी तट किससे लगता है? बंगाल की खाड़ी से, बे ऑफ बंगाल। वहीं जो ये पश्चिमी तट है ये किससे लगता है? किससे लगता है? अरब सागर से। किससे लगता है? अरब सागर से। तो अरब सागर में ही है भारत का केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप। तो ये किससे लगता है? अरब सागर से लगता है। ये किससे लगता है? बंगाल की खाड़ी से लगता है पूर्वी तट। और जो भारत का बिल्कुल दक्षिणी भाग है ये किससे लगता है? हिंद महासागर से। तो भारत का ये दक्षिण, पूरब और पश्चिम तीनों ओर से किससे घिरा हुआ है? पानी से घिरा हुआ है, इसीलिए भारत को हम प्रायद्वीपीय देश कहते हैं। प्रायद्वीपीय वही हिस्सा होता है जिसके 3 भाग पानी से लगे हों, उसे क्या कहते हैं? प्रायद्वीपीय क्षेत्र कहते हैं। तो भारत को इसीलिए प्रायद्वीपीय कहा जाता है क्योंकि उसकी पश्चिमी, पूर्वी और दक्षिणी सीमा किससे लगी हुई है? तट किससे लगे हुए हैं? पानी से लगे हुए हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वो होगा कोरोमंडल तट। उत्तरी सरकार किसको कहते हैं? पूर्वी तट के उत्तरी भाग को क्या कहा जाता है? उत्तरी सरकार कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में सबसे लंबा समुद्र तट कौन सा है? सबसे लंबा जो समुद्र का तट है वो कौन सा है? चपोरा तट, दीप तट, मरीना तट या फिर अक्सा तट? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, मरीना तट। मरीना तट जो है वो सबसे लंबा समुद्री तट है। आप देख भी रहे हैं क्योंकि ये वाला जो है ये सबसे लंबा तट है, और ये है कहाँ पर? तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में। कहाँ पर है? तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई में ये तट है, इसका नाम है मैरीना तट। वहीं इसकी लंबाई की बात करें तो 13 किलोमीटर है। कितनी है? 13 किलोमीटर इसकी लंबाई है। तो भारत में सबसे लंबा समुद्री तट कौन सा है? मरीना तट जो है वो सबसे लंबा है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी वैरन द्वीप कहाँ पर स्थित है? अंडमान द्वीप समूह, निकोबार द्वीप, लक्षद्वीप या फिर मिनिकॉय? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अंडमान में। जो ज्वालामुखी है बैरन द्वीप ये कहाँ है? अंडमान द्वीप समूह में है। पिक में आप देख रहे होंगे ये जो है ये सक्रिय ज्वालामुखी है और इसका नाम क्या है? वैरन द्वीप। सक्रिय का मतलब होता है, सक्रिय ज्वालामुखी वो होते हैं जिनमें लगातार विस्फोट हो रहे हैं। जो ज्वालामुखी होते हैं, वोल्केनो होते हैं, वो 3 तरह के होते हैं, सक्रिय और एक होते हैं सुसुप्त और तीसरे होते हैं मृत। सक्रिय वो होते हैं जिनमें लगातार विस्फोट होते रहते हैं। सुसुप्त वो होते हैं जिनमें अभी तो कोई विस्फोट नहीं हो रहा लेकिन आने वाले समय में कभी भी उनमें विस्फोट हो सकता है। मृत ज्वालामुखी वो होते हैं जिनमें आने वाले समय में कभी भी कोई विस्फोट होने की कोई संभावना नहीं होती, इसलिए उन्हें मृत ज्वालामुखी कहते हैं कि वो एक तरह से क्या है? मर चुके हैं। तो भारत के अंदर 2 ज्वालामुखी हैं, एक है बैरन द्वीप और दूसरा है नारकोंडम। दूसरा कौन सा है? नारकोंडम। ये दोनों ही जो ज्वालामुखी हैं अंडमान में स्थित है। इनमें अंतर क्या है? जो बैरन द्वीप है ये क्या है? सक्रिय ज्वालामुखी है। कैसा है? सक्रिय ज्वालामुखी है, लगातार इसमें क्या है? विस्फोट हो रहे हैं। नारकोंडम कैसा है? नारकोंडम है सुसुप्त ज्वालामुखी।
सुसुप्त ज्वालामुखी, क्योंकि इसमें अभी तो कोई विस्फोट नहीं होता, लेकिन आने वाले समय में कभी भी इसमें क्या है, विस्फोट हो सकता है। और जो अंडमान द्वीप है ये कहाँ पर है, बंगाल की खाड़ी में स्थित है। कहाँ पर है, बंगाल की खाड़ी में। इसका नाम बैरन द्वीप क्यों रखा, बैरन का अर्थ होता है बंजर। क्या होता है, बंजर। और बंजर किस क्षेत्र को कहते हैं, जहाँ कोई नहीं रहता, जस्ट तो इस जहाँ पर कोई नहीं रहता उसे कहते हैं बंजर क्षेत्र। तो इस जहाँ पर ये बैरन द्वीप है वहाँ पर कोई भी मानव निवास नहीं करता है। सो क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा कि बताइए भारत में कितने ज्वालामुखी हैं, तो 2 ज्वालामुखी हैं, नारकोंडम और बैरन द्वीप। दोनों की दोनों कहाँ पर है, अंडमान में है। बैरन द्वीप जो है वो सक्रिय ज्वालामुखी है, लगातार इसमें क्या है, विस्फोट होते रहते हैं। नारकोंडम जो है वो सुसुप्त ज्वालामुखी है, जिसमें अभी तो कोई विस्फोट नहीं है, लेकिन आने वाले समय में हो सकता है। और जो ये बैरन द्वीप है ये सिर्फ भारत का ही नहीं, दक्षिण एशिया का भी एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। किसका, दक्षिण एशिया का भी एकमात्र ज्वालामुखी है जो कि सक्रिय है। कौन सा, बैरन द्वीप। याद कैसे रखोगी, बैरन द्वीप, इसमें क्या है, लगातार विस्फोट हो रहे हैं। नारकोंडम, नार से लगा लो नाग, नाग क्या है, अभी सोया हुआ है और कभी भी ये जाग सकता है। तो नारकोंडम कैसा है, सुसुप्त ज्वालामुखी है। दोनों ही कहाँ पर हैं, अंडमान द्वीप समूह में स्थित हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अंडमान द्वीप समूह। अगला क्वेश्चन देखिए, खैबर दर्रा कहाँ स्थित है। खैबर दर्रा कहाँ स्थित है, तो खैबर दर्रा जो स्थित है वो है पाकिस्तान में। कहाँ पर है, पाकिस्तान में है। ये हिंदुकुश पर्वत की एक पर्वत श्रेणी है, सुलेमान की पहाड़ियाँ, वहीं पर है खैबर दर्रा और बोलन दर्रा। प्राचीन टाइम में यही दर्रे थे जिनसे विदेशी आक्रांता जो है वो भारत में प्रवेश करते थे। तो ये किसके मध्य हैं, भारत और पाकिस्तान के मध्य हैं। कौन सा, खैबर दर्रा। और ये है कहाँ पर, पाकिस्तान में है। दर्रे क्या होते हैं, पहाड़ों के बीच में वो संकरे रास्ते होते हैं जो कि आवागमन के लिए प्रयोग किए जाते हैं, जैसे कि आप इस फोटो में भी इसे देख रहे हो। ये पहाड़ी क्षेत्र है, पहाड़ों से घिरे हुए पहाड़ों के बीच में जो पासिस होते हैं, छोटे छोटे रास्ते होते हैं, संकरे होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, दर्रा कहते हैं। तो खैबर दर्रा कहाँ पर है, ये है पाकिस्तान में। वहीं आपसे पूछ लेता है भारत में भी कुछ इंपॉर्टेंट दर्रे हैं, जैसे कि रोहतांग दर्रा, सिपकिला दर्रा, बाढ़ालाचा दर्रा, ये कहाँ पर है, ये हैं आपके हिमाचल प्रदेश में। वहीं मानाला, नीतीला, ये लिपू लेक, ये उत्तराखंड में है। बनिहाल दर्रा कहाँ पर है, बनिहाल दर्रा आपका जम्मू कश्मीर में हो जाएगा। दिफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है। जलेपला ये कहाँ पर है, सिक्किम में है। नाथुला दर्रा। तो खैबर दर्रा कहाँ पर है, खैबर दर्रा पाकिस्तान में है। पुराने टाइम में क्या था, भारत और पाकिस्तान के बीच था, लेकिन अब ये पाकिस्तान की सीमा और अफगानिस्तान के में मध्य जो हिंदुकुश की श्रेणी है उसमें क्या है, ये स्थित है। कौन सा, सुलेमान की पहाड़ियों में। कौन सा, खैबर दर्रा। और यहीं पर एक और दर्रा है जिसका नाम है बोलन दर्रा। ये दोनों ही कहाँ पर है, पाकिस्तान में, खैबर दर्रा और बोलन दर्रा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से दर्रे में से कौन सा सतलुज नदी घाटी में स्थित है। तो आपको आंसर देना है कि इनमें से कौन सा दर्रा है जो कि कहाँ पर है, सतलुज नदी घाटी में स्थित है। तो इस दर्रे का नाम है कौन सा, सिपकिला दर्रा। कौन सा, सिपकिला, जैसे कि आप देख पा रहे हो ये वाला सिपकिला दर्रा है। इसी दर्रे से जो है वो सतलुज नदी भारत में प्रवेश करती है। सतलुज नदी निकलती कहाँ से है, मानसरोवर, तिब्बत की मानसरोवर झील से निकलती है। कौन सी नदी, सतलुज नदी। और वो सिपकिले दर्रे से ही भारत में क्या करती है, प्रवेश करती है। इसीलिए जो ये दर्रा है ये भारत को तिब्बत से जोड़ता है। नाथुला दर्रा की बात करें तो नाथुला दर्रा कहाँ पर है, सिक्किम में है। और ये सिपकिला दर्रा कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में। और इसलिए इसी सतलुज नदी घाटी में इसलिए स्थित है क्योंकि इस सिपकिले दर्रे से ही जो है वो सतलुज नदी भारत में क्या करती है, प्रवेश करती है। सतलुज नदी का उद्गम कहाँ से है, उद्गम का मतलब है ये निकलती कहाँ से है, तिब्बत की मानसरोवर झील से निकलती है। कौन सी नदी, सतलुज नदी। रोहतांग दर्रा भी आपका कहाँ पर है, ये भी आपका हिमाचल प्रदेश में ही होगा। एक और है हिमाचल प्रदेश में, बाढ़ालाचा दर्रा। तो ये सभी की सभी दर्रे कहाँ पर हैं, ये दर्रे आपके हिमाचल प्रदेश में हैं। दिफू दर्रा,
दिफू दर्रा कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। दिफू दर्रा कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश भारत का सबसे पूर्वी राज्य है जहाँ पर सबसे पहले क्या है? सूर्य दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वृत्त हिमालय में स्थित एक शीत मरुस्थल है। तो आपसे पूछ रहा है कि वृत्त हिमालय, जब हम हिमालय पढ़ेंगे तो हिमालय को हम अलग अलग भागों में डिवाइड करते हैं, जैसे कि वृत्त हिमालय, मध्य हिमालय और लघु हिमालय। तो वृत्त हिमालय में एक मरुस्थल है, शीत मरुस्थल, वो कहाँ पर है? ये है लद्दाख में। कहाँ पर है? लद्दाख में है। सबसे कम वर्षा जो है वो यहीं पर होती है, लेह लद्दाख में, और यहीं पर है। क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग हम देखें तो भारत का सबसे बड़ा जो नेशनल पार्क है, भारत का जो सबसे बड़ा नेशनल पार्क है वो भी यहीं पर है, इसी शीत मरुस्थल में। कौन सा है? हेमिस नेशनल पार्क। कौन सा है? हेमिस नेशनल पार्क। ये भी इसी मरुस्थल में है। ये से शीत मरुस्थल कहते हैं क्योंकि यहाँ वैसे तो ये ठंडा है, बर्फ़ से ढका रहता है तो ठंडा है, लेकिन यहाँ पर वर्षा जो है वो सबसे कम होती है। लेह लद्दाख में सबसे बड़ा शीत मरुस्थल है और यहीं पर है सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हेमिस नेशनल पार्क। और जो लद्दाख जो है वो भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। आपसे पूछ लें कि भारत में सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लद्दाख है। भारत में वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिनमें कि लद्दाख क्या है? सबसे बड़ा है। अगला क्वेश्चन देखिए, नल्ला मल्ला की पहाड़ियाँ, नल्ला मल्ला की पहाड़ियाँ किस राज्य में है? आप फोटो में देख रहे हैं कि ये हैं जो ये नल्ला मल्ला की क्या है? पहाड़ियाँ हैं, और ये किस राज्य में है? तो वही हम बात करें कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है। किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश में है। ये किस पहाड़ी का विस्तार है? नीलगिरी की पहाड़ियाँ। देखो नीलगिरी की, जब मैंने अभी आपको मैप पढ़ाया था कुछ ऐसे, तो यहाँ पर मैंने बताया था पूर्वी तट पर तमिलनाडु है, यहाँ पर आंध्र प्रदेश है। तो तमिलनाडु में है कौन सी पहाड़ियाँ? नीलगिरी की पहाड़ियाँ। नीलगिरी की पहाड़ियों का जो पूर्वी विस्तार है यहाँ तक फैला हुआ है, आंध्र प्रदेश तक, और इसी पूर्वी भाग को, नीलगिरी की पूर्वी पहाड़ियों के भाग को ही किस पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है? नल्ला मल्ला की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है, जो कि कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है। वहीं हम नीलगिरी की बात करें तो नीलगिरी जो है वो तमिलनाडु में है। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को मिलाने के काम कौन सी पहाड़ियाँ करती हैं? नीलगिरी की पहाड़ियाँ। इसीलिए नीलगिरी की पहाड़ियों को भारत का पूर्वी और पश्चिमी तट का क्या कहा जाता है? जंक्शन कहा जाता है, क्योंकि भारत के पूर्वी तट, मान लो ये पश्चिमी तट है और ये है पूर्वी तट, इन दोनों तटों को जो यहाँ पर मिलाने का काम करती हैं वो कौन करती हैं? नीलगिरी की पहाड़ियाँ। तो क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हुआ है कि बताइए, भारत की पश्चिमी तट और पूर्वी तट को कौन सी पहाड़ियाँ मिलाती हैं? तो ये मिलाती हैं नीलगिरी की पहाड़ियाँ। राज्य की बात करें तो सबसे ज़्यादा ये तमिलनाडु में फैली हुई हैं, और इन्हीं की पूर्वी जो पहाड़ियाँ हैं, इन्हीं की पूर्वी विस्तार है जो, उसको कहते हैं नल्ला मल्ला की पहाड़ियाँ। और वो किस राज्य के अंतर्गत आती हैं? वो आती हैं किसके अंतर्गत? आंध्र प्रदेश राज्य के अंतर्गत। और जो नल्ला मल्ला की पहाड़ियाँ हैं उनमें सबसे ऊंची जो चोटी है वो है भरानी कोंडा। कौन सी है? भैरानी कोंडा। भैरानी कोंडा जो है ये सबसे ऊंची चोटी है किसकी? नल्ला मल्ला की पहाड़ियों की। ऊंचाई की बात करें तो कितनी है? 3048 फीट की क्या है इसकी ऊंचाई है, किसकी? भैरानी कोंडा की। तो आपको याद रखना है नल्ला मल्ला की पहाड़ियाँ किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश में है। नीलगिरी की पहाड़ियाँ तमिलनाडु में है। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को मिलाने का काम करती हैं कौन सी? नीलगिरी की पहाड़ियाँ। इसीलिए इसे पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का जंक्शन कहा जाता है, किसको? नीलगिरी की पहाड़ियों को। अगला क्वेश्चन देखिए, मांजुली विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप किस राज्य में स्थित है? तो मांजुली जो है वो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। देखो आप पिक में देख रहे हो, मांजुली द्वीप है जो, उसी की ये पिक है। सबसे बड़ा नदी द्वीप है, किस राज्य में है? असम में है। किस में है? असम में है। वहीं हम नदी की बात करें कि किस नदी पर है? ब्रह्मपुत्र नदी पर है, जो कि भारत की सबसे चौड़ी नदी है। कौन सी? ब्रह्मपुत्र नदी, उसी पर ये द्वीप है। और इस द्वीप के हम क्षेत्रफल की बात करें कि कितने एरिया में ये फैला हुआ है, तो ये फैला हुआ है 1250 वर्ग किलोमीटर में। ठीक है, 1250 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। सबसे बड़ा क्या है?
नदी द्वीप है और ये भारत का ही नहीं विश्व का सबसे बड़ा है। और यहीं पर आकर मिलती है ब्रह्मपुत्र नदी से कौन सी नदी? सुबनसिरी नदी। सुबनसिरी जो नदी है वो ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है और यहीं पर आकर मिलती है। और जो मांजुली है इसी में एक वेटलैंड है यानी कि आर्द्र भूमि है जिसको हॉटस्पॉट में जिसे शामिल किया गया है। कौन सी? पारस्कीय हॉटस्पॉट में से शामिल किया गया है। आर्द्र भूमि कहाँ पर है? मांजुली जो है वो वेटलैंड है, इसे उसमें भी शामिल किया है हॉटस्पॉट क्षेत्र में, क्योंकि यहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा हरियाली और ये जो हमारे अलग अलग प्रकार की जो ये प्रजातियां हैं जीवों की ये पाई जाती हैं। तो मांजुली विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। बात करें तो राज्य की असम राज्य में है और नदी की हम बात करें तो कौन सी नदी पर है? ब्रह्मपुत्र नदी पर ये स्थित है। ब्रह्मपुत्र नदी है जो भारत की सबसे चौड़ी नदी है, जो कि कहाँ से निकलती है? ये निकलती है तिब्बत से और ये भारत में प्रवेश करती है अरुणाचल प्रदेश के दिहांग से जो है ये भारत में प्रवेश करती है। कौन सी नदी? ब्रह्मपुत्र नदी। और निकलती कहाँ से है? तिब्बत में जो जगह है मानसरोवर झील के पास चेमा योंगडोंग ग्लेशियर, वहाँ से निकलती है कौन सी नदी? ब्रह्मपुत्र नदी।